नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डिकोड हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस सीरीज का पूर्व प्रसारित भाग जलवंश का इतिहास भाग 1 चैनल पर जाकर देखें। भारत की सभ्यता केवल महलों और राजाओं की कहानी नहीं है। यह नदियों की कहानी है और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इन नदियों को जीवन दिया। कहर, भोई, मल्लाह, निषाद, केवट, कश्यप, ये केवल जातियों के नाम नहीं हैं। ये भारत की जल संस्कृति के जीवित प्रतीक हैं। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इनकी पौराणिक जड़ें, आस्था, धार्मिक अधिष्ठान, सामाजिक व्यवस्था, इनका सांस्कृतिक योगदान, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, स्वशासन और जात पंचायत, समाज की महिलाओं का योगदान, इनका संघर्ष और इनकी गौरव गाथा। भारत की नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा उन नदियों को जीवन देने वाला समाज आज खुद अपनी पहचान के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? निषाद, कहर, भोई, मल्लाह, कश्यप, क्या ये अलग अलग जातियां हैं या एक ही इतिहास के अलग नाम? आज हम खोलेंगे एक ऐसा सच जो इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम केवल जातियां नहीं बल्कि सभ्यताओं के रक्षक होते हैं। भोई, कहर, निषाद, मल्लाह और धीवर, आज हम जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं उनका मूल एक ही है। एक ऐसा वंश जो सृष्टि के प्रलय से लेकर साम्राज्यों के उदय तक का साक्षी रहा है। आइए डिकोड करते हैं जल वंश का गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा। इनकी जड़ें भागवत और विष्णु पुराण से जुड़ी हैं। जब क्रूर राजा वेन के शरीर का ऋषियों ने मंथन किया तब निषाद का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार विंध्य और नदियों के किनारे बसने वाले समस्त जलवंशी इसी आदि पुरुष की संतानें हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थामा था। इस समाज को उसी धैर्य और आधार का प्रतीक माना जाता है जो सृष्टि को संभालता है। ऋषि कश्यप के नाम का मूल अर्थ कच्छप यानी कछुआ माना जाता है। कछुआ जल और थल दोनों पर संतुलन बनाकर रहता है। जलवंशीय समाज का जीवन भी जल और थल के इसी संगम पर आधारित है। भारत के लगभग सभी जलवंशीय उपसमाजों में कश्यप गोत्र समान रूप से पाया जाता है। प्राचीन भारत में गोत्र का अर्थ केवल वंश नहीं बल्कि एक गिल्ड, संगठन या गुरु परंपरा भी था। ऋषि कश्यप को सृष्टि का पिता कहा जाता है। चूंकि यह समाज जल के जीवों का रक्षक और जलमार्गों का ज्ञाता था, इसलिए इन्होंने ऋषि कश्यप को अपना आदिपुरुष, पेट्रियार्क माना। यह गोत्र ही वह कड़ी है जो उत्तर के मल्लाह को दक्षिण के बेस्टा और महाराष्ट्र के भोई, कहर समाज से जोड़ती है। पौराणिक कथा है कि ऋषि कश्यप की पत्नी दिति और अदिति के माध्यम से देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी अन्य पत्नियों से जलचरों, नदी, समुद्र के जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जल के भीतर के संसार और उसकी संपदा का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी जिन समूहों को मिली वे कश्यप ऋषि के आध्यात्मिक अनुयायी कहलाए। इसीलिए आज भी इस समाज के पारंपरिक पूजा पाठ में कश्यप ऋषि का नाम गर्व से लिया जाता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि अलग अलग प्रांतों में होने के बावजूद इन जातियों के रीति रिवाज क्यों मिलते हैं? इसका उत्तर है इस समाज की वंश परंपरा जो महर्षि कश्यप से जुड़ती है। इसी कारण कश्यप नाम आज भी इनकी साझा पहचान बना हुआ है। कश्यप ऋषि के वंशज होने का अर्थ है कि इनका सांस्कृतिक मूल, कल्चरल रूट एक ही है। यह गोत्र इस समाज को बिखरा हुआ होने से बचाता है और उन्हें एक अखंड जलवंश के रूप में पहचान देता है। मत्स्य पुराण तो यहाँ तक कहता है कि जब प्रलय आया तब भगवान मत्स्य ने मनु की नौका को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन्हीं दक्ष नाविकों को दी थी। यानी ये समाज सृष्टि के रक्षक के रूप में उभरा। अगर हम रामायण के पन्ने पलटें तो हमें एक महान चरित्र दिखाई देता है, निषाद राज, जिन्हें श्री प्रभु राम को गंगा पार कराने का सौभाग्य मिला। लेकिन यह केवल एक नाव यात्रा नहीं थी, उन्होंने मित्रता, समर्पण और समानता का आदर्श स्थापित किया। लोक कथाओं में केवट का वह प्रसंग आज भी हर घर में सुनाया जाता है जहां वह अपनी नाव और परिवार की सुरक्षा के लिए चतुरता और भक्ति का परिचय देते हैं। लोक कथा में केवट का संवाद कुछ इस तरह का है, प्रभु, आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन गया, मेरी लकड़ी की नाव तो बहुत कोमल है। यह प्रसंग दर्शाता है इस समाज का आत्मसम्मान और ईश्वर से सीधा संवाद।
और एक प्रसिद्ध प्रसंग जहां केवट भगवान राम के पैर धोने की जिद करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी नाव भी अहिल्या की तरह जीवित न हो जाए। यह केवल भक्ति नहीं, यह बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान और पेशे के प्रति गर्व का प्रतीक है। माता शबरी को भी कई परंपराओं में इसी समाज के गौरवशाली इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। आस्था, देवता और लोक विश्वास। इनकी उपासना जल और शक्ति का संगम है। इनकी उपासना जल और शक्ति दोनों से जुड़ी हुई है। इनके मुख्य आराध्य हैं निषाद राज, महर्षि कश्यप, मच्छिंद्रनाथ, वरुण देव, महाराष्ट्र में मुंबा देवी। सांस्कृतिक धरोहर। लोक कथाओं का संरक्षण। कानुबाई स्थापना। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कानुबाई उत्सव। ये उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। वे माता की स्थापना करती हैं, अखंड दीप जलाती हैं और पारंपरिक गीतों के माध्यम से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। महाराष्ट्र में आषाढ़ माह में मुंबा देवी का उत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक एकता। इनका गोत्र, परंपरा, रीति रिवाज एक होने के बावजूद नामों का अंतर केवल भूगोल के कारण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में मल्लाह, निषाद। मध्य भारत में धीवर, केवट। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में कहार। महाराष्ट्र, गुजरात में भोई। दक्षिण भारत में बेस्त, गंगापुत्र। नाम भूगोल से बदले, नाम बदले, भाषा बदली, पर पेशा और संस्कृति नहीं बदली। इनका आर्थिक और सांस्कृतिक आधार रहा केवल जल। सामाजिक व्यवस्था और स्वशासन। इस समाज की जाति पंचायत एक प्रकार की स्वशासन प्रणाली रही है। पंच प्रधान, सामूहिक श्रमदान, गोत्र व्यवस्था, समान गोत्र में विवाह वर्जित, यह लोकतंत्र का प्राचीन भारतीय मॉडल है। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र केवल आधुनिक व्यवस्था नहीं है, भारत की परंपरा में इसकी जड़ें गहरी हैं। इस समाज की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और लोकतांत्रिक रही है। इनकी जाति पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वशासन मॉडल की तरह कार्य करती थीं, जहां पंच प्रधान आपसी विवादों का निपटारा करते थे। इतिहास गवाह है कि जलवंश की सामाजिक व्यवस्था किसी आधुनिक संविधान से कम नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जाति पंचायतें स्वशासन का एक ऐसा जीवंत मॉडल थीं, जहां कानून किताबों से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और न्याय से चलता था। पंच प्रधान की वह व्यवस्था जहां 5 लोग पूरे समाज का मार्गदर्शन करते थे, जहां सामूहिकता निजी स्वार्थ से ऊपर थी और जहां गोत्र व्यवस्था केवल रस्म नहीं बल्कि एक गहरा अनुशासन थी। यह दर्शाता है कि भारत की रगों में लोकतंत्र आज से नहीं बल्कि सदियों से बह रहा है। लेकिन आज जैसे जैसे नदियों का पानी दूषित हुआ, वैसे ही आधुनिकता की आंधी ने इस स्वशासन प्रणाली की जड़ों को भी हिला दिया। आज ये जाति पंचायतें और पंच प्रधान की व्यवस्था दम तोड़ रही हैं। आधुनिक न्याय व्यवस्था और बदलती जीवन शैली के कारण वह आपसी भाईचारा और सामूहिक श्रमदान की भावना अब केवल यादों में सिमटकर रह गई है। आज जलवंश का वह प्राचीन लोकतांत्रिक ढांचा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। शहरों की चकाचौंध और राजनीति के दखल ने इस सुदृढ़ सामाजिक ढांचे को लगभग समाप्त कर दिया है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी पहचान और पूर्वजों के इस स्वशासन मॉडल को बचा पाएंगे, या यह गौरवशाली परंपरा केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी? नारी शक्ति, समाज की असली रीढ़। महिलाओं के बगैर जलवंश अधूरा ही रहेगा। जलवंश की असली रीढ़ केवल पुरुष नहीं, नदी की इन लहरों के पीछे एक शक्ति खड़ी है, वह हैं इस समाज की साहसी महिलाएं। इतिहास गवाह है, पुरुष यदि नदियां और समुद्र मापते हैं, तो बाजार और अर्थव्यवस्था का पूरा प्रबंधन इन निडर महिलाओं के हाथों में होता है। मुंबई के कोलीवाड़ा से लेकर उत्तर के तालाबों तक इनका दबदबा आज भी कायम है और स्वाभिमानी महिलाओं का नियंत्रण है। उनका जीवन साहस, कठिन परिश्रम और गहरी धार्मिक आस्था का अद्भुत मिश्रण है। आज हम न केवल इन जातियों के इतिहास को डिकोड करेंगे, बल्कि उस मातृशक्ति को भी नमन करेंगे जिसने इस संस्कृति को सदियों से बचाए रखा है। ऐतिहासिक रूप से समाज की महिलाओं ने न केवल घर संभाला, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। समाज की महिलाएं परिश्रम, साहस और आस्था का अद्भुत संगम। ये जाल भी बुनती हैं, बाजार भी संभालती हैं और परंपराएं भी जीवित रखती हैं।
अतीत की जड़ों को पकड़कर भविष्य के आसमान को छू रही हैं। समुदाय की महिलाओं का जीवन जल और थल के बीच के कठिन संतुलन का नाम है। तालाब के गहरे पानी से सिंघाड़े निकालना केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि एक साहसिक कौशल है। यह उनके धैर्य और परिवार के प्रति उनके समर्पण को परिभाषित करता है। पारंपरिक श्रृंगार एक गौरवशाली विरासत। उनकी वेशभूषा केवल दिखावा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का जीवित प्रमाण है। आभूषण, चांदी की हंसली, कपी और पैरों के तोड़े उनकी गरिमा और आर्थिक पहचान के प्रतीक रहे हैं। गोदना, टैटू यह उनके समुदाय की वह कला है जो सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि इसे बनवाना अत्यंत पीड़ादायक होता है। यह एक ऐसा गहना है जिसे उनसे कोई छीन नहीं सकता। सांस्कृतिक संगम, जहां उत्तर भारत की अपनी परंपराएं हैं, वहीं नौवारी साड़ी, काष्टा और तिरछा कुमकुम महाराष्ट्र की महिलाओं की उस विशिष्ट पहचान को दर्शाता है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। बदलता स्वरूप, श्रम से शिखर तक। आज पहचान का दायरा केवल तालाब के किनारों या पारंपरिक वेशभूषा तक सीमित नहीं है। शिक्षा की लौ ने इस पहचान में नए आयाम जोड़ दिए हैं। हाथ जो कभी जाल संभालते थे, आज कलम और स्टेथोस्कोप संभाल रहे हैं। वे अपनी जड़ों, जैसे गोदना या पारंपरिक संस्कार, को भूले बिना आधुनिक समाज में डॉक्टर, प्रोफेसर और अधिकारी के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की यह पहचान सिद्ध करती है कि परंपरा और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। उनकी गरिमा उनके श्रम में भी है और उनके ज्ञान में भी। जलवंश का कला क्षेत्र में योगदान। कला के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। कहरवा ताल, जो भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत का एक प्रमुख हिस्सा है, भारतीय संगीत को इस समाज की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन है, जो नाव के चप्पू चलाने की लय से जन्मी है। 4 और 8 मात्राओं की लय, मानो इनके भजनों में जीवन को नैया और ईश्वर को खेवनहार माना गया है। इनके गीतों में संघर्ष भी है और भक्ति भी। इनके गीतों को जस के नाम से भी जाना जाता है, जस यानी यश का गान। नवरात्रि, जवारा, कानुबाई और मुंबा देवी उत्सव में रात भर जस का गान होता है। मुझे आशा है महाराष्ट्र में मुंबा देवी की आराधना में गाए जाने वाले यह जस आपको पसंद आएंगे।
यह जलवंश की गौरवशाली संस्कृति, जिसे समय की लहरों ने भले ही थोड़ा धुंधला कर दिया हो, पर मिटा नहीं पाई। आज जब हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सभ्यता की नींव इन्हीं जलपुत्रों के पसीने और संघर्ष पर टिकी है। कहर, भोई, मल्लाह, निषाद और कश्यप समाज केवल एक जाति नहीं, बल्कि इस देश की ब्लू इकोनॉमी और जल प्रबंधन के आदिगुरु हैं। अगर आज हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां अपना वजूद खो देंगी। सवाल यह नहीं है कि इतिहास ने हमें क्या दिया, सवाल यह है कि हम इस विरासत को आगे कैसे ले जाते हैं। अगर आपको अपने जलवंशी होने पर गर्व है, तो इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाएं। साथियों, यह सफर केवल अतीत की कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा। हम जलवंश के अस्तित्व को अलग अलग कड़ियों में डिकोड करेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे जलवंश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर पड़ते प्रहारों की। हम बेनकाब करेंगे उस जल निकायों के निजीकरण को जो पुश्तैनी हक छीन रहा है। हम चर्चा करेंगे उस ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति की, जो समाज को सुनहरे सपने तो दिखाती है, लेकिन हकीकत में झोली खाली छोड़ देती है। क्या यह नीली क्रांति वास्तव में समाज के लिए है, या यह कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियां भरने की कोई सोची समझी साजिश? सरकार के हर उस भेदभावपूर्ण रवैये का कच्चा चिट्ठा हम डिकोड करेंगे, जिसने जलवंश को हाशिए पर धकेला है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को चूकिएगा मत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, ताकि भाग 3 का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। हक की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े। साथियों, जलवंश का इतिहास केवल नदियों को पार कराने का नहीं, बल्कि समय की धाराओं को मोड़ने का रहा है। आज जब हम अपने हकों और अपनी पहचान की बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य केवल शोर मचाना नहीं, बल्कि उस गौरव को वापस पाना है जो इतिहास के पन्नों में कहीं ओझल हो गया। इन्हीं भावनाओं को दुष्यंत कुमार जी ने इन शब्दों में पिरोया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अपने समाज की इस गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को समझकर क्या आपको जलवंशी होने पर गर्व महसूस हो रहा है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय दें। जलवंश एकजुट हो, यह कामना के साथ विदा लेते हैं और जल्द मिलेंगे। भाग 3, जलवंश की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ द जलवंश। धन्यवाद।